आज हम सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की बात कर रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने डीसी मशीन का फंक्शन कैसे करती है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम उसकी डिटेल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये डिटेल कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर में जितना हो सकेगा उतना देखेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये डीसी मशीन का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जिससे क्रॉस सेक्शनल व्यू में डीसी मशीन के सारे पार्ट्स को दिखा रखे हैं। आउटर फ्रेम है और उस फ्रेम के अंदर पोल्स, फील्ड वाइंडिंग, पोल शू, आर्मेचर वाइंडिंग, शाफ्ट, कम्यूटेटर, इन सबको ठीक से दिखा रखा है। ये इसी का एक कंपैरेटिवली ज़्यादा ठीक डायग्राम है, जिसमें कि हमने वाइंडिंग को भी दिखा रखा है कि पोल के ऊपर जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग के आउटर टर्मिनल बॉक्स से कनेक्शन किस प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ आउटर टर्मिनल बॉक्स, इसकी जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर बाहर सबसे बाहर जो ब्लैक कलर का टर्मिनल बॉक्स बना हुआ है, वहाँ कनेक्शन होते हैं और उस कनेक्शन से ही हम फील्ड को और आर्मेचर को कनेक्ट करते हैं। डीसी मशीन के जो मेन पार्ट्स हैं वो मेन पार्ट्स जैसा अपन जानते हैं कि फ्रेम, फील्ड पोल्स, फील्ड वाइंडिंग, पोल शू, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर्स, शाफ्ट एंड ब्रशेज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योक की। डीसी मशीन में जो योक होता है वो योक इसकी आउटर फ्रेम होता है। जैसे इस डायग्राम में हमने यहाँ डायग्राम को जो देखा है, सबसे पहले जो ग्रे कलर की जो आउटर फ्रेम होती है, इस आउटर फ्रेम को हम योक बोलते हैं। योक का जो पर्पज़ होता है वो मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है, क्योंकि पूरी का पूरा जो मशीन है वो उस योक की फ्रेम के अंदर इनबिल्ट होती है। तो इस मशीन को पूरी तरीके से सपोर्ट देना उसका एक उद्देश्य है। और साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड को भी पाथ प्रोवाइड करता है और किसी भी कंडीशन में बाहर से आने वाले किसी प्रकार के मैकेनिकल शॉक, कोई भी मैकेनिकल इम्पैक्ट किसी भी प्रकार का साइट पे या जहाँ हम इसको यूज करें वहाँ हो सकता है, उससे बचाने के लिए भी हमारे को या मशीन को बचाने के लिए भी ये कार्य करता है। साथ में ये पोल की माउंटिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि अंदर जो, जैसा हमने डीसी मशीन की इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा था कि डीसी मशीन का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोयल होगी। वो कोयल मूविंग भी हो सकती है और वो कोयल स्टेशनरी भी हो सकती है। अगर स्टेशनरी होगी तो उसमें इनपुट करंट होगा, मूविंग होगी तो करंट उसमें ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा इंड्यूस ईएमएफ के माध्यम से। तो यहाँ जो मशीन है, इस मशीन में मैग्नेटिक पोल्स भी होंगे ना, तो उस मैग्नेटिक पोल्स को होल्ड करने के लिए भी ये जो फ्रेम होता है, ये फ्रेम हमारा काम आता है। और साथ में ये बाहरी जो इम्पैक्ट किसी प्रकार का मैकेनिकल हो, मॉइस्चर हो, डस्ट, इससे भी मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम आता है। सामान्यतया इसमें जो हम मटेरियल काम में लेते हैं वो मटेरियल कास्ट आयरन होता है, कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील हो सकता है, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है पोल एंड पोल कोट। पोल डीसी मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो ये जो पोल्स होते हैं, इन पोल्स की वाइंडिंग हम इस फैशन में करते हैं कि अल्टरनेटिवली एक पोल नॉर्थ और साउथ की तरफ बिहेव करे, जैसे कि इस डायग्राम को दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में जो कनेक्शंस हैं, इस कनेक्शंस के वजह से 4 पोल की मशीन है। इस 4 पोल की मशीन में अल्टरनेटिवली पहले नॉर्थ फिर साउथ, फिर नॉर्थ फिर साउथ। तो हम वाइंडिंग इस तरीके से करके हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि मशीन का कौन सा पोल नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, कौन सा पोल साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। क्योंकि जो पोल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कार्य करते हैं। मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होते हैं जिनके में हम करंट फ्लो करके, जिनके आसपास वाइंडिंग को अप्लाई करके हम जब करंट फ्लो करते हैं तो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के माध्यम से अपना पाथ में आगे बढ़ता है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये पोल्स होता है, ये कार्य पोल्स का होता है। और ये इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो नॉर्थ से निकलेगा वो साउथ को जाएगा। तो जैसे इस डायग्राम में हमने देख रखा है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में हमारे को नॉर्थ और साउथ पोल
पास पास हैं, नॉर्थ के सामने नॉर्थ है, साउथ के सामने साउथ है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्थ पोल से जितनी लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, आधा साउथ पोल को एंटर होता है, आधा लेफ्ट साउथ पोल को, आधा राइट साउथ पोल को। इसी प्रकार से जो बॉटम साइड में नॉर्थ पोल बना हुआ है, इस बॉटम साइड के नॉर्थ पोल से भी जितना टोटल लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी या फ्लक्स निकलेगा, वो आधा नॉर्थ पोल को या आधा साउथ पोल को जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस 4 पोल की मशीन में प्रत्येक जो पोल है, वो पोल अपने आजू बाजू के दोनों जो पोल्स हैं उनसे फ्लक्स या तो कलेक्ट करता है या उनको देता है। अब हम पोल के इसके मटेरियल की बात कर लें कि इसका जो मटेरियल है, जैसा हम जानते हैं कि इसका जो पर्पज़ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को आसान पाथ देना। तो निश्चित रूप से इसका जो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जिसका पाथ का रिलक्टेंस कंपैरेटिवली कम हो। तो इसीलिए हम इसके लिए जो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं वो कास्ट स्टील, कास्ट आयरन और हम सामान्यतः सेलेक्ट करते हैं। और कभी कभी हम इसको लेमिनेटेड ही बनाते हैं, क्योंकि डीसी मशीन का जो यहाँ इस पोल के जो में करंट, इस पोल के बाहर जो वाइंडिंग होती है इसमें जो करंट फ्लो होता है वो डीसी होता है। क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसलिए यहाँ किसी प्रकार का एडी करंट लॉसेज होने की संभावना नहीं होती। इसलिए हम इसको लेमिनेटेड बना सकते हैं और कास्टेड बना सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर की सुविधा है कि वो किस ऑप्शन पर जाना चाहता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वो मटेरियल की कॉस्ट को या थोड़ा कॉस्ट को कम करने के लिए लेमिनेटेड बना देता है ताकि फैब्रिकेशन आसान रहे। तो ये मैन्युफैक्चरर की सुविधा है, लेकिन तकनीकी रूप से रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे को यहाँ इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसको लेमिनेटेड बनाएंगे, कास्टेड बनाएंगे, कुछ भी होगा। लेकिन इसका जो मटेरियल होगा वो मटेरियल ऐसा होगा जिसका रिलक्टेंस कम होगा, लो रिलक्टेंस या हायर परमेबिलिटी वाला मटेरियल होगा। तो वो हम जो है वो सिलिकॉन स्टील हम काम में लेते हैं। उसके बाद आगे का जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमने उस पोल को का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। इस पोल को यहाँ बाय द वे लेमिनेटेड दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर स्क्रू आपको दिख रहे हैं। ये स्क्रू जो योक होता है उस योक पे फास्टेंड होते हैं, कसे हुए होते हैं, ताकि पोल किसी भी प्रकार की मूवमेंट की स्थिति में गिरना ना पाए। नेक्स्ट पोल शू। पोल जैसा मैंने बताया कि पोल शू जो है वो पोल शू जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जो पोल है वो पोल अपने एंड में जाके कुछ टेपर्ड हो गया, घोड़े की नाल के जैसा हो गया। इसको हम बोलते हैं पोल शू। इसको ऐसा बनाने के पीछे पर्पज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो वाइंडिंग्स हमने इसके ऊपर लगाएंगे वो वाइंडिंग किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन के कारण किसी भी तरीके से सड़क के नीचे ना आ जाए और नीचे आके कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। तो जो पोल शू है, इस पोल शू का जो पर्पज़ है वो पहला पर्पज़ तो है कि वाइंडिंग को होल्ड करता है। दूसरा पर्पज़ ये कि ये आर्मेचर और पोल्स के बीच में जो एयर गैप है उसको कंपैरेटिवली यूनिफॉर्म बनाता है। अगर पोल्स देखिए, हम डायग्राम को देखने से लगता है कि अगर यहाँ पोल शू नहीं होते तो कंपैरेटिवली जो कंडक्टर को मूव करने के बाद जो यहाँ बीच का जो स्पेस था उसमें कुछ इस टाइप का स्पेस आता जहाँ उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कंपैरेटिवली कम मिलता, और मैग्नेटिक फ्लक्स कम मिलता तो वहाँ EMF इंड्यूस भी हमारे को कम होता। तो इसलिए उस मैग्नेटिक फ्लक्स को पूरे रीजन में यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम एयर गैप को समान बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा उसको एलिब्रेट कर देते हैं, बाहर की तरफ थोड़ा सा बना देते हैं ताकि फ्लक्स यूनिफॉर्म रहे। इसका जो मटेरियल होगा वो मटेरियल कास्ट आयरन का होगा, पर चूँकि ये डायरेक्टली ऐसी, जैसा हम जानते हैं, इसके पहले हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको ये बता चुके हैं कि डीसी मशीन के आर्मेचर में हमेशा एसी करंट फ्लो होगा। तो वहाँ एसी करंट फ्लो होगा तो उस एसी करंट होने के कारण वहाँ एडी करंट लॉसेस हमेशा होंगे। तो वो जो आर्मेचर से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स जहाँ भी कट करेगा वहाँ एडी करंट लॉसेज होगा। तो एडी करंट लॉसेज होने के कारण जो पोल शू है वो पोल शू जो होगा वो लेमिनेटेड होगा, और उस लेमिनेशन के कारण उसमें हम एडी करंट लॉसेज को कम कर पाएंगे। अगला जो पार्ट है इसका वो है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का जो पर्पज़ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में को
मैग्नेट प्रोवाइड करना, मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करना, या मैग्नेटिकली इसको चार्ज करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो यहाँ जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग होती है वो कंसेंट्रिक टाइप की होती है। कंसेंट्रिक यानी वो सारी वाइंडिंग जो होगी, उन सारी वाइंडिंग का सेंटर एक ही होगा, ताकि उससे प्रोड्यूस वाला फ्लक्स वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बने, फ्लक्स का लीकेज मिनिमम हो, और सारा का सारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स पोल के थ्रू ट्रेवल करे, आसपास लीक ना करे। इसलिए हम इसकी वाइंडिंग को हमेशा कंसेंट्रिक टाइप की बनाते हैं। और ये जो मटेरियल इसका जो मटेरियल हम काम में लेते हैं वो मटेरियल निश्चित रूप से जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ भी हम वाइंडिंग काम में ले रहे हैं, वाइंडिंग की जो करैक्टरिस्टिक है, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए। और जो कंडक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो कंडक्टर हम जो बेस्ट सूटेड कंडक्टर है वो कॉपर कंडक्टर हम काम में लेते हैं, ताकि कॉस्ट मिनिमम रहे और मशीन की साइज़ एक छोटी बनी रहे। अगर हमने इसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर काम में लेते हैं तो एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली स्पेस ज़्यादा कवर करती है, और ज़्यादा स्पेस लेने के कारण उसमें मशीन की साइज़ बड़ी हो जाएगी, और साथ में मशीन की इफ़िशियंसी भी कम होगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। आज का मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक हमने मशीन उसका पार्ट 1 पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट हम थोड़ी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।